हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोग किसी वाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास कराते हैं तो जो वाइट लाइट होती है वो वेवग्योर में डिवाइड हो जाती है, जिसके बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके सामने पेज दिख रहा है, ये पेज आप NCERT डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये NCERT पेज NCERT केमिस्ट्री क्लास 11 की पेज का ही एक मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिया है आपको। आप NCERT बुक डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप इससे नोट्स बना सकते हैं अपने। बाकी बहुत मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप देख सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम लोग किसी वाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो वाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं विबग्योर, जो कि जो ड्यू टू रिफ्रैक्शन होता है। ये सब आप पढ़ चुके हैं क्लास 10 में। इसकी जो खास बात है मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये देखिए, ये एक फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें वाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है प्रिज्म के ऊपर, जो कि बाद में स्क्रीन पे जाके विबग्योर फॉर्म कर रही है। ये विबग्योर आप लोग देखते हैं जब कभी इंद्रधनुष सुना होगा आप लोग, रेनबो, वो बनता है। ये देखिए, ये आपने विबग्योर से बना हुआ रेनबो या इंद्रधनुष इस तरह से बनता है। इसमें देखिए ध्यान से जो लिखा हुआ है डिस्पर्सन, देखिए आप यहाँ पे डिस्पर्सन की वजह से ही बनता है। ये सब भी आप पढ़ चुके हैं। इसका जो मेन पढ़ाने का मेरा मेन टॉपिक क्या है, ये पढ़ा। स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। पहले बताने जा रहा हूँ आपको अबाउट द कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। देखिए ध्यान से, जब वाइट लाइट प्रिज्म पे गिरती है आफ्टर डिस्पर्सन, ये विबग्योर फॉर्म करती है। और इस विबग्योर की सबसे खास चीज़ क्या है कि इसमें जो कलर्स हैं, अगर हम अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड को छोड़ दें, जो हमको विजिबल रीजन्स को कहते हैं, जो हमें दिखाई पड़ती है, जो विबग्योर होती है उसमें जो वी, जो कि वॉलेट है, जब ये इंडिगो के पास देखिए ध्यान से कॉन्टीन्यूअस है। कॉन्टीन्यूअस का मतलब ये हुआ कि एक कलर दूसरे पे मर्ज हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, बीच में कहीं कोई बाउंड्री नहीं है। आप देख सकते हैं इस फिगर को ध्यान से, इसमें ये कॉन्टीन्यूअस आपको कलर दिखाई पड़ेंगे। इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम, जो कि वाइट लाइट में विजिबल रीजन में हमें दिखाई देता है। ओके, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्यों कहते हैं कॉन्टीन्यूअस? क्योंकि इसमें जो लाइट डिवाइड होती हैं आफ्टर डिस्पर्सन, वो एक दूसरे में गैप ना दिखाकर कॉन्टीन्यूअस पैटर्न में दिखाई पड़ती, जिसमें एक कलर दूसरे कलर पर मर्ज हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जितनी भी आपकी रीजन होती हैं, विजिबल रीजन्स, वो हमें दिखाई पड़ती हैं इन द लाइंस। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है। पहला है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये लाइन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक यहाँ पर कोई सब्सटेंस, कोई गैस, कोई मटेरियल, समथिंग कुछ यहाँ पर रख दिया गया, जिससे क्या होता है कि ये वाइट लाइट की जो कुछ एनर्जीज जो होती है, जो कुछ एनर्जी का पार्ट होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जिससे एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो आफ्टर डिस्पर्सन, आफ्टर पासिंग द प्रिज्म, ये कुछ ब्लैक लाइंस दिखाता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये ब्लैक लाइंस यहाँ पर दिखाता है। तो ये कॉन्टीन्यूअस तो नहीं है, बिकॉज ये जहाँ पे जो आपके कलर हैं, इनके बीच में लाइंस आई हुई हैं, क्योंकि ये वही लाइंस हैं। ऐसे आप सब जानते हैं शैडो क्यों फॉर्म होती है, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है उसको एब्जॉर्ब करती है, और जितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है,
वहाँ पर हम लोगों को अपनी शैडो दिखाई पड़ती है, क्योंकि वहाँ तक लाइट नहीं पहुँच पाती। वैसे यहाँ पे जो मटेरियल रखा हुआ है, ये मटेरियल जो वाइट लाइट गिर रही है इसके ऊपर, उसकी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से हम लोगों को यहाँ पर ब्लैक स्पॉट या ब्लैक लाइंस दिखाई पड़ती हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, जो कि लाइन स्पेक्ट्रम का ही एक एग्जाम्पल है। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, कलर्स एक दूसरे पे मर्ज होते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम में हमें स्पेक्ट्रम में लाइंस दिखाई पड़ती हैं। अब बात करते हैं हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम की। ये भी लाइन स्पेक्ट्रम का ही एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग किसी गैस को या किसी सब्सटेंस को, किसी मैटर को अगर हम लोग एक्साइट करें, एक्साइट करने का मतलब होता है अगर उसको हम लोग हीट करें। हीट करने से क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, जो मैटर होता है, वो एनर्जी एमिट करता है। ओके, वो जो एनर्जी एमिट करता है वो प्रिज्म से पास होती है। और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लाइंस ये भी बना रही है, ये देखिए। ओके, ये देखिए यहाँ पे लाइंस बन रही हैं, तो ये भी आपका एग्जांपल काहे का हुआ, लाइन स्पेक्ट्रम का हुआ। बट इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। अगर आप गौर से देखिए तो एमिशन स्पेक्ट्रम इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, यहाँ पर एनर्जी एमिट हो रही है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ये देखिए आप, ये आपका कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम है, जिसमें लाइट जो आफ्टर रिफ्रैक्शन या डिस्पर्सन प्रिज्म से हम लोगों को यहाँ पर विब्ग्योर फॉर्म कर रही है, जिसमें जो लाइट एनर्जीज़ हैं, ये लाइट्स हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की, डिफरेंट वेवलेंथ की, वो एक दूसरे पे मर्ज हो रही हैं और कॉन्टीन्यूसली हम लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। दैट्स वाई दिस इज नोन एज कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। बट अगर हम बात करते हैं सेकेंड स्पेक्ट्रम की, स्पेक्ट्रा की, दिस इज लाइन। इसके दो टाइप होते हैं। पहला है एब्जॉर्प्शन। इसमें हम लोग जिस भी गैस का, जिस भी मैटर का, जिस भी एलिमेंट का हमें स्पेक्ट्रम पाना होता है, फॉर्म करना होता है, हम उससे वाइट लाइट पास कराते हैं, जिससे वो वाइट लाइट के कुछ एनर्जीज़ को, कुछ फ्रैक्शन को ये एब्जॉर्ब कर ले। और जिन एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करता है, वहाँ पर हम लोगों को लाइन दिखाई पड़ती है। दूसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि हम लोग एक्साइट कर रहे हैं उस एलिमेंट को, मटेरियल को, जिसको हमें स्पेक्ट्रम पता करना है, और वो एमिट कर रहा है एनर्जी, जिसके हम लोगों पर फोटोग्राफिक प्लेट पर जो आपने देखी होंगी पहले नेगेटिव्स आते थे जब फ़ोटो खींचते थे, तो जिसमें जिंक सल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है, सॉरी सिल्वर सल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। उसे हम लोग जब उस फिल्म पे गिराते हैं आफ्टर डिस्पर्सन, तो हम लोगों को भी तब भी लाइंस मिलती हैं, और इसको हम लोग कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। ये मैंने एक स्लाइड कॉपी की है कहीं से, ताकि आप लोग इसको नोट कर सकें अच्छे से। इसको स्क्रीन को रोक कर आप इसको नोट कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी का पेज है जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, उसी के आगे का पार्ट है। इसको आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने समझाया है सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। एमिशन स्पेक्ट्रम, ओके। हाँ, ये जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, जिसकी चाहे उसकी आप ब्रांच कह सकते हैं, जो स्पेक्ट्रम को स्टडी करता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ये बता दूं मैं आपको बात, जो हीलियम है, जिससे हम लोग जानते हैं न्यूक्लियर दैट फ्यूज़न की वजह से जो ऊपर हमें सन से जो लाइट मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसमें हीलियम का बहुत रोल होता है, आप जानते होंगे। उस हीलियम
की जो आइडेंटिफिकेशन हुई थी वो इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो ब्रांच जो स्टडी करता है इसके थ्रू ही ढूंढी गई थी। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, और ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से हम लोगों के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, सुना होगा आप लोगों ने कि हम लोगों के फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल यूनिक होते हैं। हमारे फिंगरप्रिंट्स किसी और के फिंगरप्रिंट से नहीं मिल सकते हैं, जिसके लिए आपने सुना है आधार में इसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। सिमिलरली जो स्पेक्ट्रम होते हैं, जो मैंने अभी तक पढ़ाए हैं आपको, कॉन्टीन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम, ये भी हर एक एलिमेंट के बिल्कुल यूनिक होते हैं। ओके, जो हीलियम है, जब सनलाइट को से जो वहाँ पर उन्होंने उसको स्टडी किया तो उन्होंने ये देखा कि जो मिल रही है हम लोगों को लाइन स्पेक्ट्रम, इट इज़ वेरी सिमिलर टू हीलियम, क्योंकि सन तक तो गया नहीं था, ना कोई सन तक जा सकता है, बट जो वहाँ पे हीलियम की प्रेजेंस है वो इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू पता लगाई गई थी। इसकी ब्रांच ने उस पर स्टडी की थी। तो जिस तरह से हमारे फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो बिल्कुल यूनिक होते हैं, सिमिलरली जो स्पेक्ट्रम होते हैं ये भी यूनिक होते हैं। ये किसी दूसरे से जल्दी मैच नहीं होते हैं, जल्दी क्या मैच ही नहीं होते हैं, तभी इनको हम लोग फिंगरप्रिंट्स ऑफ द एलिमेंट्स भी कहते हैं। ओके, तो मैंने जो आपको बताया क्या क्या करना है आपको, स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम के दो पार्ट्स होते हैं, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड द डिफरेंस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। अब आगे पढ़ाते हैं हम आपको हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन की एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में जो आपके सिलेबस में। एक साइंटिस्ट थे बाल्मर, बाल्मर भी कहते हैं लोग, बाल्मर। उन्होंने ये देखा, उन्होंने स्टडी किया कि अगर हम लोग हाइड्रोजन के एक सैंपल को एक्साइट करें, ओके, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक्साइट करें मतलब उसमें हम उसकी एनर्जी प्रोड्यूस करें हीट करके और उसको हम प्रिज्म से पास करें, तो हम लोगों को एक लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। और उस लाइन स्पेक्ट्रम में ये सीरीज जो देख रहे हैं आप, इसको लोग कहते हैं बाल्मर सीरीज, ये फॉर्म होती है। ओके, उसके पीछे का पार्ट होता है, बता दूं आपको, ये पीछे का पार्ट ये आता है अल्ट्रावायलेट में, जो कि विजिबल नहीं होता है, और ये आता है पार्ट इंफ्रारेड में, ये भी विजिबल नहीं होता है। सबसे पहले बाल्मर ने यहाँ पर देख सकते हैं इस सीरीज़ की खोज की थी, तो इस सीरीज़ का नाम उनके नाम पे रख दिया गया, बाल्मर सीरीज़। होता क्या है कि अगर हम लोग हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन के सैंपल को एक्साइट करें, यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं और अपनी स्टेट को छोड़कर ये ऊपर की जो हायर स्टेट होती हैं उनकी तरफ चले जाते हैं एनर्जी लेके। पर जब ये वापस आते हैं तो ये अपनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं, और जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो हम लोगों को फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ लाइंस, जब उस पर एमिट, जब उस पर जो लाइट रेडिएशन वापस आ रहा है, जब ये उस फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरेगा तो वो लाइट एक लाइंस प्रोड्यूस करेगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, याद रखिएगा कि जब भी कोई रेडिएशन, जब भी कोई पार्टिकल फोटोग्राफिक प्लेट पे गिरेगा तो अपना इंप्रेशन छोड़ेगा, जैसे कि हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल में भी पढ़ा था। तो ये देखिए, क्योंकि विजिबल रीजन में आती है इसलिए ये हम लोगों को दिखाई देती है, और उसको डिस्कवर किया बाल्मर ने, तो उसके नाम पर रखा गया बाल्मर सीरीज। आगे की और पीछे की सीरीज हमें दिखाई नहीं देती है। क्या रीज़न होता है सीरीज का, बताया मैंने आपको कि जब भी हम कोई हाइड्रोजन सैंपल को एक्साइट करेंगे तो एनर्जी रिलीज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे और हायर स्टेट पे जाएंगे, वापस आते हुए अपनी एनर्जी ये रिलीज़ करेंगे। ये एनर्जी जब किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ती है तो वो हम लोगों को कुछ इस टाइप की बाल्मर सीरीज़ प्रोड्यूस करती है। इस पर काफ़ी मेहनत की थी बाल्मर ने, इन्होंने एक फार्मूला दिया था, ये फार्मूला ये देखिए लिखा हुआ यहाँ पर, ये ओके,
यहाँ पर वेवलेंथ के टर्म में दिया गया हुआ है। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो 1/λ होता है, ये इसको लोग वेव नंबर भी बोलते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था कि 1/λ इज इक्वल टू कैपिटल आर। यहाँ पे देखिए वैल्यू रखी हुई है 109677। इसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको जो एक साइंटिस्ट थे रिडबर्ग, उनके नाम पर रखा गया था आर, कैपिटल आर। इसकी वैल्यू होती है 109677। ब्रैकेट में क्या है 1/2² माइनस 1/n² सेंटीमीटर इनवर्स। जहाँ पे 2 क्यों लिखा हुआ है? 2 लिखने का रीज़न क्या है कि जो हाइड्रोजन होता है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि पहली शेल में ही होता है। तो जब ये अपनी हायर स्टेट पे जाएगा तो ऑब्वियसली वो सेकेंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ पे जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो है 3, 4, 5 से इन्फिनाइट। ओके, तो हम लोग इसमें वेव नंबर या वेवलेंथ निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर अपनी सेल से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में चला जाता है तो जिस सेल में जाएगा उसकी वैल्यू हम लोग n की वैल्यू हम लोग इस फार्मूले में n² में रख देंगे। वैसे हम लोग को क्या मिल जाएगी? वेवलेंथ मिल जाएगी। ओके, और उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर सीरीज देख सकते हैं। बाल्मर ने बहुत अच्छा काम किया। पहली बार उन्होंने बताया कि ये इस तरह की हाइड्रोजन में हम लोगों को लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है। बट जो आगे की सीरीज़ थी, पीछे की सीरीज़ थी, उसके लिए मेहनत की रिडबर्ग ने। बाल्मर के बाद रिडबर्ग ने एक जनरल फार्मूला दिया, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ये भी वैसा ही फार्मूला है जो कि बाल्मर ने दिया था। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर 2² दिया हुआ है, यहाँ पे n1 एंड n2 के टर्म में दिया है। क्यों दिया है कि वहाँ पर उन्होंने सेकेंड जो शेल थी उसके आगे की बात की। बट बाल्मर ने क्या किया, n1 n2 के टर्म में दिया, जहाँ पे n1 देख सकते हैं आप 1, 2, 3 है और n2 है n1 प्लस 1 से लेकर n2 प्लस 1 से लेकर आगे तक। मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं किसी भी शेल से किसी भी शेल में गया हो, हम लोग यहाँ पर उसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि किस सीरीज़ में ये इसका वैल्यू आएगी। फिर इनके नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं ध्यान से। पहली सीरीज है लाइमन, फिर बाल्मर, फिर पास्चन, फिर ब्रैकेट। और मैं इनकी जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब आप लोगों को ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। ये देखिए, ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है ताकि आप उसको अच्छे से नोट कर लें। ओके, ये देखिए, ये दिया हुआ है यहाँ पर किस ब्रैकेट कब बनती है, जब n1 की वैल्यू 4 होती है, n2 की वैल्यू 7 होती है। सिमिलरली पास्चन, बाल्मर, लाइमन, एक फुन भी होती है PFUND, एक सीरीज वो भी होती है जो आपको कई बुक्स में और जगह भी मिल जाएंगी। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा की डेफिनेशन है, आप नोट कर सकते हैं स्क्रीन लॉक का। ये एक फिगर है जो बिल्कुल सही दिखा रहा है आपको कॉन्टीन्यूअस एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आपको मैंने आज क्या पढ़ाया, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम के 2 टाइप मैंने पढ़ाया आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे फॉर्म होता है, या एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन के बारे में मैंने बताया आपको। उनके डिफरेंट सीरीज़ के बारे में बताया जिनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, आपको उनकी वेवलेंथ भी याद करनी पड़ेगी। कई बुक में NCERT में अच्छे से दे रखा है, आप पढ़िए। अगर मैंने कोई टॉपिक छोड़ा है तो प्लीज़ लेट मी नो। कोई चीज़ टॉपिक्स में नहीं आया है तो यू कैन मैसेज मी, इवन यू कैन कॉल मी। ओके, मैं डेफिनेटली आपको ज़रूर समझाऊंगा। बट ये टॉपिक आपकी 11th के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है, एज वेल एज ये आपकी आगे कंपटीशंस के लिए भी एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको रिडबर्ग इक्वेशन, जो कि आपको मैंने 1/λ = r(n1 माइनस), जो मैंने समझाई है आपको, इस पर बेस्ड मैं नेक्स्ट टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ मन से पढ़िए, जो ना समझ में आए मुझसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।